बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने जो कल वीलॉग किया तो मेरे जो नाज़रीन हैं वो ख़ासे परेशान हुए हैं। मैं बड़ा क्लियर हूँ बड़े अरसे से, और मेरे नाज़रीन जितने भी मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा समझता हूँ कि इमरान खान साहब को मंतकी अंजाम पे पहुँचाना ज़रूरी था, और वो बड़े तमतराक से, बड़ी शान शौकत से अपने भयानक अंजाम की तरफ गामज़न थे। अंजाम तो शायद अब भी उनका भयानक ही हो, लेकिन उसकी वजह मैं आखिर में बताऊंगा कि उसकी वजूहत जो है वो इमरान खान साहब के पास ही वो मैकेनिज़्म है। मैं ये इसलिए चाहता था कि एक हमारे मुल्क के अंदर सियासी तौर पे बहुत बड़ा बुरहान है, सुकम है, और वो ये है कि सियासी हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आपस में कभी गेट अलॉन्ग नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी ये कोई हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट 100% साजिशें करती है और इस बात पे आमादा रहती है, बस वो तरतीब ऐसी पा चुकी है और पाकिस्तान के कुछ सिक्योरिटी मसाइल कि कहीं ना कहीं आके गलतफहमी पैदा हो जाती है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी हुकूमत को गैर आइनी तरीके से दबाने की कोशिश करती है। इमरान खान साहब को जिस तरीके से इक़्तिदार में लाए थे, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा भूंडा और इससे ज़्यादा तकलीफ़देह तरीका पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं था। इतनी ब्लेटेंट धांधली की और इस तरह मुँह चढ़ा के हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को मसनद इक़्तिदार में बिठाया। किसको नहीं याद कि 2018 25 जुलाई का जो इलेक्शन था, वो RTS का बैठना, उससे पहले किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब के जितने मनसूबे थे तरक्याती, उनको साकिब निसार जैसे एक मेरा ख्याल है कि तारीख़ इंसानी में उनको जो बेइज्जती के साथ उनका नाम दर्ज है, अल्लाह ताला हम सबको बचाए। तो उन सारे उनके जितने तरक्याती मनसूबे थे, जितनी कंपनियां थी जिन्होंने काम किया, उन पे 100 मोटर लेके उनकी तशहीर बंद करा दी। हर तरीके से जो आप कह सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, दानियाल, तलाल, निहाल, किस किस को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, जो सुप्रीम कोर्ट के हत्या चढ़ता था। सेनेट की अक्सरियत ख़त्म करने के लिए सादिया अब्बासी के और हारून अख्तर साहब के जिस तरीके से सेनेट की मेंबरशिप कैंसिल की गई, फिर इलेक्शन करा के उनको जितवाया गया उनके मुकाबले में, फिर टिकट्स नहीं देने दिए, वापस ले लिए गए, वो सेनेट के अंदर आज़ाद लड़वाया गया, और इसके बाद ये निज़ाम तय पाया, ये असम्बलियाँ वजूद में आई। ये वो असम्बलियाँ जिन्होंने इमरान खान साहब को 3.5 साल के वज़ीर-ए-आज़म बनाया। तो ये वो सारी एस्टेब्लिशमेंट की जो तरीक़ार था, इसने जब जहाँ इमरान खान को इक़्तिदार में लेके वहाँ पे उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और मुस्लिम के ख़िलाफ़ इतना अंधोनाक, गलीज़, गंदा, घटिया, झूठा प्रोपेगेंडा किया, टीवी को यूज़ करके, मीडिया को यूज़ करके 2014 से शुरू हुए, और पूरा ये सारा कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट ने किया, और हर पाकिस्तान जो इमरान खान का हामी था उनको नवाज शरीफ साहब का बदतरीन मुखालिफ बना दिया, और उनके जहन के अंदर ऐसी नफरत के बीज बोए कि इस मुल्क में पता नहीं ये कहाँ जाके ये चीज़ सेटल होगी। और जब सारे ये किया तो ये उसके बाद इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए। मैं कहता था कि अब इसको इक़्तिदार में आप ना हटाएं, क्योंकि इसी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इसने कत्ल होना है। कत्ल मैं सियासी लिहाज से कहता हूँ, सियासी उसके लिहाज से कहता हूँ कि जो इसको लाए हैं वो इसको लेके जाएंगे। मेरा ख्याल है कि आप कम अज़ कम मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि मैंने किसी लम्हे कहा हो कि जी एस्टेब्लिशमेंट इसकी बन पाएगी। जियो के प्रोग्राम में मैंने कहा कि आप लिख लें कि ये फरवरी मार्च जो है ये इमरान खान साहब यहाँ इसके बाद नज़र नहीं आएंगे। चलो मार्च में आ गए। अब इस सारी सूरत हाल में जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बिल्कुल लड़ाई बन गई, तो मुझे ये अभी मैं समझता हूँ, और मैं गलत भी हो सकता है, बंदे की जो राय होती है वो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर आप अमल पैरा करें और उसी को लेके चलें। लेकिन मेरी राय ये थी कि ये लड़ाई जो है एस्टेब्लिशमेंट को खुद लड़ने दी जाती, बजाय अपोजिशन जो है एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे लड़ती। इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई जो अभी भी जारी है, और इसके ऊपर मैं अभी उसी की बात करने लगा हूँ, वो लड़ाई जो इमरान खान के साथ मुत्तहिदा अपोजिशन ने की है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ होनी थी। ज़्यादा एक ने हारना था, और ये बात मैं 2020 से कह रहा हूँ कि जब एक हारता तो दूसरा जो अधमरा हो जाता।
और ये वो टाइम था कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में सियासी और मिलिट्री जो तल्लुकात हैं वो दुरुस्त होते। जब मैं ये बात मुस्लिम नून की लीडरशिप को पहुँचाता था तो वो रोना रोते थे कि पाकिस्तान जहाँ पहुँच चुका है, पाकिस्तान तबाही के दहाने पे इमरान खान ने बर्बाद कर दिया है, और अगर इमरान खान और रह गया तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। फिर इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद को कमांडर इन चीफ बना देंगे, फिर अगले इलेक्शन धांधली करेगा। तो मैं इन सारी चीज़ों को बाय करने के लिए, इन सारी चीज़ों को मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं हमेशा कहता था कि पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को बर्बाद मैंने नहीं किया, पाकिस्तान को बर्बाद नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया। अगर इस नहज पे पहुंचा है पाकिस्तान तो इसहाक डार साहब बर्बाद करके नहीं गए। इस नहज पे पहुंचाए इमरान खान साहब ने। मैं हमेशा ये कहता था ये हीरा, ये तोहफा, ये एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ है। ये हीरा एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कीमती हाथों से तराश है। मुझे तो उनकी स्माइलें, उनकी ट्वीट्स, उनकी बातें, उनके बयानात, एक एक चीज़ वो अजबर हो चुकी है जो इमरान खान साहब के हक़ में आती थी। और जिस तरीके से ये एक सारे पेज पे थे, फिर इमरान खान साहब के जवाबी वार होते थे, और इसी तरीके से जो एक दूसरे के लिए तहनीती पैगामात का जिस तरीके से तबादला होता था। अब इस सारे उसके बाद अब तो चलो एक किस्सा तमाम हुआ। मैंने उसके ऊपर अपना इसलिए रिकॉर्ड कराया कल का वीलॉग के, ताकि सनद रहे और मैं बता सकूं कि ये जो चीज़ थी, मैं जो कहता था अगर मैं गलत हूं तो वक्त साबित कर देगा, अगर मैं ठीक हूं तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत अगर कुछ नुकसान पहुंचा तो मेरा ज़ाती नुकसान है। मैं इस मुल्क की सियासत को अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखता हूँ कि इसी मुल्क की सियासत जो है वही है जो आइन को ज़िंदा रख सकती है, और आइन ही नहीं ने सियासत को ज़िंदा रखना, और सियासत ने आइन को ज़िंदा रखना है। और इस मुल्क की वाहिद ज़मानत रहने की इस मुल्क का आइन है। एक दफ़ा सियासी इस्तेकाम आ गया तो पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी, हर चीज़ अपनी जो है बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन अगर सियासी में इस्तेकाम आया तो जो बर्बादी हम से पिछले 70 साल से देख रहे हैं, इसमें मज़ीद गिरावट आनी है, इसमें मज़ीद बदतरी आएगी। अब आ जाए जो कल के वीलॉग में थोड़ी वजाहत ज़रूरी थी कि मैं दोबारा दोहराता हूँ कि मैं बिल्कुल इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ था। अब हो गई, नई हुकूमत कायम हो गई है। इमरान खान साहब ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो इंतहाई खौफनाक और इंतहाई तबाही का रास्ता है। पहली बात तो इमरान खान साहब को ये ज़हन में रखनी होगी कि जिस असम्बलियों के से वो निकल के और उनको गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, मत भूलें कि 2018 में इन्हीं असम्बलियों ने उनको वज़ीर आज़म के तौर पर इलेक्ट किया है। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि 25 जुलाई 2018 के असम्बलियों ने आपको इस ऐवान में पहुँचाया, फिर इस ऐवान का वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। जब आप एकदम वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और आपने 3.5 साल हुकूमत की, तो इसमें दूसरी बात यह है कि आपके साथ इत्तेहादी लफ्ज़ थे, जिन इत्तेहादियों की सपोर्ट से आपने हुकूमत कायम की। 3.5 साल आपने उनको जूते के नोक पे रखा। क्या कौम भूल जाए जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब टीवी पे आके आपकी इक़्तिदार के दौरान में स्पीकर असम्बली होते हुए पंजाब में आपके ताजी होते हुए आपके खिलाफ क्या क्या बातें करते रहे और कितनी तल्ख ज़बान थी। आप भूल गए कि तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो जब भी आते थे किस तलखी के साथ आपके खिलाफ बातें करते थे, आपके तहादी थे। मुनस इलाही साहब ने क्या नहीं कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब को मेरी शक्ल पसंद नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने मुझे खुद बताया कि ये इन्होंने हमारी गिरफ्तारी का ऑर्डर कर दिया था। ये इत्तेहादी जो हुकूमत में है उनके इमरान खान साहब नैब से गिरफ्तारी करवा रहे थे। 12 उन्होंने फिर अपने वसाइल यूज़ किया और अपने आपको बचाया। MCOM रिज़ाइन करके चली गई थी, फिर मनवाया गया। क्यों आप करते थे? आपको पता था कि ये इत्तेहादी आपकी वजह से नहीं है, ये इत्तेहादी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आपके इक़्तिदार की गोद में बिठाए गए। चुनाचे आप में इतनी रवादारी नहीं थी, इतनी कर्टसी नहीं थी, इतनी तमीज़ नहीं थी कि आपको एक तकल्फन उनकी करते आपने उनकी ताहीन की। चुनाचे जब आप बुरा वक्त आया और उनको फैसला करने का वक्त आया तो उन्हें फैसला वही किया जो वो मेरा ख्याल में शायद 2018 में भी वो करते अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर दबाव ना डालती। अब आपको गुस्सा यह कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब दबाव डाल के उनको आपके साथ बिठाया क्यों नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों हो गई है? आप कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है। ये मेरा ख्याल है कि ये बातें आप इसलिए कर रहे हैं कि अब आपके पास जो 3.5 साल की इक़्तिदार है उस नामा अमाल में आपके अब कुछ नहीं है। कहता है ना कि शेख जो पहुंचे मैशर में अमाल न दारत, जिस माल के ताजिर थे वो माल न दारत। आपका दफ्तर वो सारी चीज़ें खाली है जो हुकूमत चलाने के लिए थी। कौन कौन से आप गुण गनवाए जाए, एक पूरी तारीख है, इतनी करप्शन हुई है कि आपने तारीख रकम हुई है। एक एक बंदे ने जो
नालायकी में आप लोगों ने एक शक बिठाया है। ये हमाद अजहर साहब आज भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये अपने आप को अपने पुराने शो शाहजेब खानजादा साहब के साथ देख लें, जब ये वजीर थे और टीवी पे आते थे और झूठ बोल के अपनी जान बख्शी करवाते थे और किस तरीके से ख़राब होकर जाते थे। जितने लोग आपके आते थे टीवी पे, जितने वजीर आते थे, सिवाय झूठ बोलने के उनके पास और कोई चारा नहीं था जान खलासी के लिए या गुलू खलासी के लिए। अब आपने ये सारा काम किया और इस हुकूमत में जिसको आपने एक पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, वो हुकूमत आपने चल रही थी, आपने इस हुकूमत को भागना था, इसे करना था। फिर चाहते थे कि किसी तरीके से फ़ौज को पूरी तरीके से अपने घर की लौंडी बनाया जाए। पहली बात तो यह है कि आज वो बात आपके ऐसी जो बेशर्मी की निकलती थी कि नवाज शरीफ साहब की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती, आज मुझे बताएं इमरान खान साहब, आपको तो एक ही आर्मी चीफ के साथ गुजारा करना पड़ा है ना, जो आपका मोहसन है, जो आपके इक़्तिदार में लेके आया है, आपकी उससे बनी है। अब आप ये बेशर्मी वाली बात ना कहें कि नवाज शरीफ साहब की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती, क्योंकि अब आपके सामने ये सारा कुछ है। लेकिन जिस जगह पे आप ले गए लोगों को जिस तरीके से आपने कल्ट बना के, जत्था बना के, ये जत्था आपके काम नहीं आएगा। ये जत्था मरवाऊ प्रोग्राम होता है। जुल्फ़िकार भुट्टो को जब फांसी लगी थी तो उनके जो मशीरान थे, जो बड़े बड़े लोग थे, मैं उनके एक एक नाम गिनवा लूँ। मुस्तफ़ा जद्दोई उनका आखिरी चीफ मिनिस्टर सिंध में, सादिक कुरैशी जो आखिरी चीफ मिनिस्टर पंजाब में, हफीजुद्दीन पीरज़ादा, कौसर नियाज़ी उनके दाएं और लेफ्ट आखिरी दिन तक बैठे होते थे हर मुज़ाकरात में। मुमताज़ भुट्टो उनका कज़न, बड़े बड़े नाम। अभी एक भुट्टो जिंदा था कि जनरल ज़ियाउल हक के दस्तरखान पे सारे बैठे थे, और यही भुट्टो को फांसी की सज़ा दिलवाने तक भुट्टो को उसी राह पे चलाते रहे। ये शेख रशीद, ये बाबर अवान, ये फवाद चौधरी, ये सारी वो टीम है जो आपको, अल्लाह रहम करे, खुदा गवाह है कि मैं मेरे मुंह अल्लाह मैं ना करे या सको, आपको फांसी के फंदे की तरफ धकेल रहे हैं। ये जितने आप देख रहे हो जो चंद दिनों की है कि जो लोग आ रहे हैं, अभी उन्होंने सीधे हुए हैं ना, आपने फौज को गालियाँ दी हैं और मीडिया के ऊपर उन्होंने जो आपके खिलाफ एक कानून हरकत में आया है। अब आप इसके ऊपर देख लें कि कितने बंदे रह जाते हैं। फिर जब पकड़ धक्का शुरू होगी, फिर उसके बाद जब सख्ती शुरू होगी, ये लोग आने वाले नहीं हैं। फिर आप जब तारीख का हिस्सा बनेंगे तो बहुत कम होंगे जो आपको जानने पहचानने वाले होंगे। आप पाकिस्तान के पासपोर्ट जला रहे हो, 2014 में भी आपने तबल नाफरमानी की मुहिम चलाई थी, तब आपको जो है बचपना कह के और फौज ने एक सियासी ट्रिक कह के आपको नज़रअंदाज किया। आप उसे दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप रियासत के खिलाफ काम कर रहे हो। हम भी फौज के खिलाफ बोलते हैं, मैं अब भी बोलता हूँ, मैं अभी कहता हूँ कि उनके किसी किस्म का कदम जो कि सियासी मुदाखलत होगी उस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आप फौज को जो ख़त्म करने के दर पे हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, कोई शायद पाकिस्तानी सिवाय उनके जो इंडिया के एजेंट हो गए, सिवाय वो जो मुल्क दुश्मन है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ये जो ढोंग है अमेरिका फलाना, ये सारे लोग जानते हैं। एक एक चीज़ हर एक को पता है कि आपने कश्मीर आपके दौर में की है, कौन सा पाकिस्तान को नुकसान है, कौन सी सफारती तन्हाई है जो आपके दौर में नहीं मिली, कौन से अमल है जिसके गुण गाया जाए। इमरान खान जिस रास्ते पे चल पड़ा है, ये तबाही का रास्ता है। इमरान खान साहब जिस तरह अपने इक़्तिदार को ख़त्म करने में इमरान खान के अलावा अपने अलावा कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं। इमरान खान साहब, आप अपोजिशन में आपको बहुत बड़ा सियासी नैरेटिव मिला है, इसको लेके आप चलते तो शायद आप आगे चलते और सियासी तौर मुकाबला करते और जायज़ और नाजायज़ के दरमियान फ़र्क डालते। झूठ चूँकि ज़्यादा नहीं चलना था, उसको थोड़ा चलाते। मुझे डर है कि अब आप अपनी अपोजिशन में भी जो आपकी हैसियत है उसको आपने खुद ही तबाह करना है, और आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं ये रास्ता सिर्फ तबाही है, इसके अलावा कुछ नहीं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।